हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है इस क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें उसी क्वेश्चंस को रखा गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाला है। और जिन्हें जो भी अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर है 9504 768169। इस नंबर पे संपर्क करें क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है। आज हम सब शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 विलयन एवं अनुसंख्य गुणधर्म सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम सब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम सब जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूलरता मूलता से कैसे भिन्न है, इसे बताना है। तो देखिए मूलरता जो है पहले समझेंगे कि मूलरता क्या है। और देखिए चैप्टर स्टार्ट है, आपका चैप्टर का नाम है विलयन। तो विलयन क्या है इसके बारे में देखिए। दो पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं, यानी कि घुल्य प्लस घुलक, यानी विलय प्लस विलायक इक्वल विलयन। दो पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन है मूलरता मूलता से कैसे भिन्न है। तो देखिए मूलरता क्या है इसे देखिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। मूलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। और फिर देखिए मूलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। अभी ये मूलता जो है, हम मूलता को देखेंगे तो मूलता क्या है? 1 केजी विलायक में कितने? 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति केजी होती है। अब आपका क्वेश्चन है कि जो मूलरता है वह मोललता से किस प्रकार भिन्न है, कैसे भिन्न है, इसे देखिए। फर्स्ट नंबर देखिए, 1 लीटर क्यूबिक यानी विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर देखिए मोललता, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और सेकंड है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है आपका मोलरता इक्वल विलय की मोलों की संख्या बटे में विलयन का लीटर में आयतन। मोलरता में आपका लीटर में आयतन हो जाएगा। और वही देखिए मोललता में क्या है कि विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का किलोग्राम यानी कि केजी में द्रव्यमान, ठीक है, केजी में द्रव्यमान। इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड है मोलरता ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है और इसमें क्योंकि द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तनु विलयन के लिए अनुसंख्यिक गुणधर्म का वर्णन करें और विभिन्न प्रकारों का बताएं, ठीक है। तो विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित कुल विलय की संख्या, ठीक है, विलय के कणों की संख्या तथा उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। उसे विलयन का अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। ये निम्न है। फर्स्ट है आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और सेकेंड है हिमाग का अवनमन, थर्ड है क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद है फोर्थ परासरण दाब। ये सब आपका अनुसंख्यिक गुणधर्म का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट है
आदर्श घोल का वर्णन करें। आदर्श विलयन क्या है? तो देखिए, सभी तापों एवं सांद्रणों पर वैसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियम का पालन करता है उसी को आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर पूर्णतः रावल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ये जैसे हो गया एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का विलयन, एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का मिश्रण। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी रासायनिक संरचनाएं समान होती है उसी को ये आदर्श विलयन कहते हैं। या फिर वैसे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियम का पालन करता है उसे हम सब आदर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया है एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, किसी गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? मतलब किसी गैस की विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? तो देखिए, फर्स्ट है, किसी द्रव में गैस की विलयता को निम्न कारक प्रभावित करता है। सॉरी, ये तो आंसर है। फर्स्ट है गैस तथा विलायक की प्रकृति। जो विलायक की प्रकृति होती है वो गैस की विलयता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, और थर्ड है दाब का प्रभाव। ये सब तीनों जो है वह गैस की विलयता को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से आदर्श एवं अनादर्श विलयन को चुने। ये सब आपका ऑप्शन दिया हुआ है और इनमें से आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, ये सब ऑप्शन है एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का मिश्रण, सेकेंड है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण, उसके बाद है फिनॉल एवं एनिलीन का मिश्रण, फिर है ब्रोमोएथेन एवं क्लोरोएथेन। तो देखिए, जिनकी द्रवित रासायनिक संरचनाएं समान होती है या फिर वैसा विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रणों पर रावल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन, जो नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो देखिए, जो एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का मिश्रण ये आपका आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन की ओर चलेंगे तो एन हेप्टेन एवं एन हेक्सेन का मिश्रण जो है वह आदर्श विलयन है। फिर देखिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, ब्रोमोएथेन एवं क्लोरोएथेन का जो मिश्रण है वो भी आदर्श विलयन है। ये दोनों जो है आदर्श विलयन है। और उसके बाद अनादर्श विलयन में चलेंगे, फिनॉल एवं एनिलीन का मिश्रण, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म एवं क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण, फिर उसके बाद फिनॉल एवं एनिलीन का मिश्रण, ये दोनों जो है ये आपका अनादर्श विलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर है, पॉजिटिव डेविएशन तथा नेगेटिव डेविएशन क्या है, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या है, इसको समझाएं। तो धनात्मक विचलन क्या होता है कि रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है
किसी विलयन का वाष्प दाब रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक होता है, उसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं। वही देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया, फिर से देखिए, जब समान बनावट वाले आदर्श घोल से किसी भी समान बनावट वाले घोल का कुल वाष्प दाब का मान ज्यादा होता है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन वाला घोल कहा जाता है। जब समान बनावट वाले आदर्श घोल, ठीक है, से किसी भी समान बनावट वाले घोल का कुल वाष्प दाब का मान ज्यादा होता है तो उसी को धनात्मक विचलन वाला विलयन कहते हैं। वही देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, फिर नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल तथा जल इत्यादि, ये एग्जाम्पल है। अब है कि निगेटिव डेविएशन क्या है, तो देखिए धनात्मक ऋणात्मक विचलन वाला विलयन क्या है या फिर ऋणात्मक विचलन क्या है। जब विलयन का वाष्प दाब रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम होता है तो उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। देखिए जब समान बनावट वाले आदर्श घोल का किसी भी आदर्श घोल के समान बनावट वाले घोल से वाष्प दाब का मान ज्यादा होता है तो उसे, इसमें यहाँ देखिए कम हो जाएगा तो उसे हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं। जहां कम हो जाएगा आपका कम होता है तो उसे हम निगेटिव डेविएशन वाला घोल कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन यानी कि, और एक हो गया HNO3 प्लस बर्फ या जल इत्यादि। चलिए नेक्स्ट है, आप प्रतिलोम प्रसारण से क्या समझते हैं? प्रतिलोम प्रसारण के उपयोग का वर्णन करें। प्रतिलोम प्रसारण क्या है? वैसा विलयन जो किसी एसपीएम को पार करके सांद्र विलयन से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है तो उसपे जो दाब आरोपित किया जाता है उसी को प्रसारण या फिर प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। देखिए यहाँ जब घोल पर पड़ने वाले दबाव उसके प्रसरणी दबाव से ज्यादा होता है तो प्रसारण उच्च मोलर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न मोलर सांद्रता वाले क्षेत्र में होती है। इसमें क्या होता है कि पहले से दबाव की अपेक्षा जो बाद वाले दबाव अधिक पड़ता है तो विलयन जो है उस सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या होती है, क्षेत्र में आने लगती है तो हम प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं, यानी कि हाँ इसी लोग की तरह फॉलो करने लगती है। समुद्री, जैसे कि एग्जांपल हो गया, समुद्री पानी से पीने के पानी को उत्पन्न करने की विधि में हम प्रतिलोम प्रसारण का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हो गया कि प्रसारण का उपयोग, प्रतिलोम प्रसारण का उपयोग कब किया जाता है, तो समुद्री पानी से जब हम पीने वाले पानी को प्राप्त करते हैं तो उसमें इस प्रतिलोम प्रसारण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आठ नंबर है क्वेश्चन, किसी द्रव में अवस्थित विलय मिलाने से द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों? तो देखिए शुद्ध द्रव के सारे सतह द्रव के अणुओं से घिरी रहती है। जो शुद्ध द्रव होता है उसकी सारी सतहें द्रव के अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से घिरी हुई रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन की सतह पर विलय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं। कोई विलयन को किसी भी विलायक को डालकर या फिर विलय को डालकर विलयन बनाया जाता है तो विलय
तो क्या होता है कि विलयन की सतह पर विलय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह पर विलायक के अणुओं से घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी तदनुसार घट जाता है। जब यह सतह को छोड़कर इसके अणु ऊपर की ओर जाता है तो इसका क्या होता है, संख्या घटने लगता है, अणुओं की संख्या घटने लगती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो ये आपका किसी द्रव में अशिल विलय मिलाने से द्रव का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वह उनके अणु जो होते हैं, विलयन के अणु जो होते हैं वह सतह को छोड़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जिससे तदनुसार वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट है परासरण दाब क्या है और परासरण दाब असामान्य क्यों हो जाता है। तो परासरण दाब क्या है, इसे देखिए, किसी विलयन के बाद जब कोई विलयन तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने लगता है तो उस पे बाहरी से जो दाब आरोपित किया जाता है उसी को परासरणी दाब कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन को सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए उस पे जो बाहर से दाब आरोपित किया जाता है उसी दाब को परासरणी दाब कहते हैं। कहां किधर से किधर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाने से रोकने के लिए। देखिए परासरण दाब क्या है, विलयन पर लगने वाला अतिरिक्त दाब जो विलायक से विलयन की ओर या निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध परिक्रम झिल्ली से विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, फिर जाने से रोकने के लिए उस पर बाहर से जो दाब आरोपित किया जाता है उसी को हम सब परासरण दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है बी नंबर है, परासरण दाब एक अनुसंख्या गुण है जो कि विलय की अनुसंख्या पर, परासरण दाब अनुसंख्या गुण है जो कि विलय की अनुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। जब किसी विलय के अणुओं का विलयन में वियोजन होता है या फिर अणुओं का संगुणन होता है तो विलयन में विलय के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, जिससे अनुसंख्या गुण का असामान्य प्रतिलोम प्राप्त होता है, अर्थात परासरण दाब असामान्य हो जाता है। समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।